हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्षिणा लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड दिस अमेजिंग सेशन। और हम कंटिन्यू करेंगे इस वाले लेक्चर में अपना बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट 2। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट में हमने जो है मोनोसेक्राइड्स कर लिए थे, अपने डाइसेक्राइड्स बेसिकली ओलिगोसेक्राइड्स, जिसमें हम डाइसेक्राइड्स ही पढ़ते हैं, और अपने पॉलीसेक्राइड्स जो है बचे हुए हैं वो देखेंगे। प्लस कुछ हमने कहा था कि चेन लेंथनिंग प्रोसेस, जैसे मान लीजिए आपको अरेबिनोज से ग्लूकोज बनाना है तो कैसे बनाओगे, या फिर आपको ग्लूकोज से अगर अरेबिनोज बनाना है जो आपकी चेन शॉर्टनिंग प्रोसेस है तो वो आप कैसे कैसे कर सकते हो, वो सारी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। आई होप आपको लेक्चर 1 आपने देखा होगा, उसके बाद ही यहाँ पे आना, क्योंकि वरना कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो लेक्चर 2 में कन्वर्जन से शुरू कर रहे हैं। कन्वर्जन में हमने कहा किलानी फिशर, सबसे पहले हम देख रहे हैं चेन लेंथनिंग प्रोसेसेस। मेरे पास 5 कार्बन की यहाँ पे एक चेन है और मुझे 6 की बनानी है ना। अब 5 की मतलब आप समझ लीजिए, यहाँ पे मैंने CHOH थ्राइस लिखा है। हो सकता है आपको अगर ग्लूकोज बनाना है तो आप अरेबिनोज लीजिए, क्योंकि हमने देखा है अरेबिनोज से ही आपका ग्लूकोज और मेनोज बनता है। तो मान लीजिए मुझे ग्लूकोज बनाना है, मैंने एक 5 कार्बन की चेन ली और ये मेरा कार्बोहाइड्रेट है। पहले रिएक्शन करवाइए। तो किलानी फिशर हम पढ़ रहे हैं। किलानी फिशर में क्या होता है, आप पहले क्या है HCN NaCN से आपने रिएक्शन करवाई तो साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन होगा। तो आपका जो यहाँ पे क्या होगा पहली प्रोसेस में, जो यहाँ पे CHO बना लेते हैं, CHOH थ्राइस और CH2OH है, साइनाइड अटैक करेगा यहाँ पे तो क्या होगा आपका, इस H को उधर बना लेते हैं। साइनाइड ने अटैक किया, ये O- बनेगा, इलेक्ट्रॉन H+ एक्सेप्ट करेगा, OH बन जाएगा, तो साइनोहाइड्रिन बन चुका है। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं कि पहले आपने साइनो के साथ रिएक्शन करवाई, फिर आपने H2PDBaSO4, जो क्या है हमारा, अगर आपको याद हो तो H2PDBaSO4 क्या अपना रोजनमंड रिडक्शन है। रोजनमंड रिडक्शन की आप बात करोगे तो क्या करता है रोजनमंड अपना, अगर आप मान लीजिए रोजनमंड अल्काइन का करवाट तो अल्कीन तक लेके जाता है, अल्केन में कन्वर्ट नहीं करता है। एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड तक लेके जाता है। अगर आप इसकी करवाओगे तो क्या होगा आपके पास, तो सेकंड वाले सी पे अपने पास OH आ चुका है, तो सेकंड वाले सी पे भी OH आ चुका है, और फिर अपने पास CHOH के 3 थे और यहाँ पे CH2OH। तो ये जो CN आया इसको H2PDBaSO4 जो है वो रिड्यूस करेगा इमीन में, तो C ट्रिपल बॉन्ड N है, एक एक H लगा देगा दोनों जगह, तो आपको इमीन मिल गया। अब आप इसका हाइड्रोलिसिस करवा दे रहे हो, हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो इधर से अमोनिया निकल जाएगी और आपको ऊपर में क्या मिल जाएगा, तो ये R ग्रुप एज इट इज रहेगा, ऊपर में एल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने मान लीजिए लिया होता क्या, मैंने अगर लिया होता अरेबिनोज, तो अब ये OH जो है ये लेफ्ट में जा सकता है, राइट में जा सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका मेनोज या ग्लूकोज यहाँ पे बन सकता था। ठीक है, तो ये अपनी है किलानी फिशर प्रोसेस। या फिर क्या है, इसी का एक दूसरा मेथड और है, कैसे कर सकते हैं किलानी फिशर में। पहले आप HCN लीजिए, ठीक है, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन होगा, फिर उसने दूसरी स्टेप में रोजनमंड ना लेके उसने हाइड्रोलिसिस करवा दिया है। अगर आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे यहाँ पे तो जो C ट्रिपल बॉन्ड N है वो कार्बोक्सिलिक में चला जाएगा, तो ऊपर आपको मिल जाता कार्बोक्सिलिक, फिर आपका CHOH के हो जाते 4 और CH2OH। 4 क्यों हुए, 3 थे, एक CHOH ही आ गया, तो 4 बन गए, और हाइड्रोलिसिस किया तो अपना कार्बोक्सिलिक बन गया, किससे, C ट्रिपल बॉन्ड N से। अब अगर आप इसको हीट करोगे तो इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आप ध्यान दो, मान लीजिए मैंने अरेबिनोज लिया था, तो मेरा ठीक है बच्चों CH2OH है, ये सब पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग समझते हो। अब क्या होगा, मैंने भाई अरेबिनोज लिया था तो मेरा तीसरे पे लेफ्ट में तो होना ही था। ठीक है, जैसे आप हीट करोगे तो क्या ये गामा इलेक्ट्रॉन बनाता है, क्या गामा इलेक्ट्रॉन कैसे बनेगा, आपके पास यहाँ पे एसिड है, ठीक है, यहाँ पे अल्कोहल है, तो अल्फा बीटा गामा, तो ये गामा वाला यहाँ पे वाटर निकलेगा और आपका गामा इलेक्ट्रॉन बनेगा। गामा इलेक्ट्रॉन मतलब C डबल बॉन्ड O, इस C पे मेरा OH, इस C पे मेरा OH, इस C के साथ मेरा O कनेक्टेड हो गया है, और फिर मेरे नेक्स्ट वाले पे OH H CH2OH। ठीक है, ये बन गया है मेरा गामा इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अगर अपना जो साइक्लिक, अगर अपन बात करें साइक्लिक एस्टर जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं, साइक्लिक अमाइड जो है वो लेक्टम होते हैं। ठीक है, तो अपना साइक्लिक इलेक्ट्रॉन बन गया है ये, तो गामा इलेक्ट्रॉन आ गया। अब क्या है, अब है ना हीट किया तो अपना वाटर निकला और ये बन गया। अब आप NaHgH+ से भाई आप क्या रिडक्शन करवा रहे हो, रिडक्शन होगा तो क्या है, इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए, आपका ऊपर मिल जाएगा एल्डिहाइड और यहाँ पे COH आपको दोबारा आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा CHO, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, इस पे OH और लास्ट में CH2
OH, ठीक है। कुछ इस तरह का आपको क्या है बच्चों यहाँ पे मिलेगा। तो ये मुझे आप देखो तो ग्लूकोज मिल चुकी है। तो ये तो अपने हुए किलानी फिशर, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने दोनों मेथड में क्या की, अगर आप ध्यान दो तो हमने दोनों मेथड क्या किया, चेन को और लंबा किया है, 5 से मैं 6 पे लेके गया हूँ। तो ये तो मेरी चेन लेंथनिंग प्रोसेस है। मान लीजिए मुझे यार शॉर्ट करना है, ग्लूकोज से मुझे आना है भाई अरेबिनोज पे आना है, ठीक है। तो उसके लिए अपना एक डिग्रेडेशन है, नाम से पता लगा है डिग्रेड हो रहा है कुछ, तो 6 से 5 बन रहा है रफ डिग्रेडेशन। तो रफ डिग्रेडेशन में क्या करते हैं, रिएजेंट्स मैंने लिख दिए हैं सबस्ट्रेट के साथ। तो ये रहा मेरा ग्लूकोज। ग्लूकोज की रिएक्शन पहले मैं करवा रहा हूं ब्रोमीन वाटर से। अपने को पता है क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड जो एल्डिहाइड है वो मेरा कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले बनेगा भाई ग्लूकोनिक एसिड। फिर मैं क्या करवा रहा हूं, CaCO3 से रिएक्शन। तो पहले इसको अपन R बोल देते हैं। कहां से बोले R, इस वाले से R बोल देते हैं। तो मैंने कहा ऊपर मेरा बन गया C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे C पे है मेरा OH, फिर मेरा R था। अगर आप देखो CaCO3 क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से आया है ना, H2CO3 प्लस आपका CaOH ट्वाइस, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2CO3 से आया है। तो स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का ये सोल्ट है, मतलब ये बेसिक नेचर का होगा। तो ये बेसिक नेचर का होगा, तो यहाँ पे अपना जो कार्बोक्सिलिक बना है उसका H+ लेके चला जाएगा, तो यहाँ पे O- बन जाएगा। अच्छी बात है। H22 क्या करेगा, H22 का आप देखते हो जनरली जो रेडिकल वाली प्रोसेस में आपको मिलता है, आपको रेडिकल है ना इनिशिएट करना हो, जहाँ पे रेडिकल बनाना है उस वहां पे अपन H22 का यूज करते हैं। तो H2O2 क्या है, ये अपना रेडिकल बनाएगा और यहां से आपको मिलेंगे 2 OH, ये रेडिकल मिल गए, ठीक है। अब ये क्या है, रेडिकल वाला इनिशिएशन कर देगा। तो क्या करेगा ये भाई, जो आपका यहाँ पे जो OH बॉन्ड है इसको ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा C डबल बॉन्ड O-, C पे क्या है O रेडिकल और फिर यहाँ पे R। अगर आप देखो तो मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर देखो मुझे एक कार्बन कम करना है तो मेरी कोशिश है कि मैं इसको CO2 बना के निकाल दूं, ठीक है। अच्छा, तो हम वही करना चाह रहे हैं और मेरे पास Fe3+ है। तो क्या हुआ, ये हो गया है। अब इसको CO2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए आप ना इस बॉन्ड को अगर आप तोड़ना चाहते हो रेडिकल में, तो यहाँ पे तो CO2 बननी चाहिए। मतलब ये जो O- बना हुआ है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन देगा और वो एक इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, Fe3+। तो ये एक इलेक्ट्रॉन Fe3+ लेके Fe2+ में चला जाएगा और आपके पास C डबल बॉन्ड O, इस पे रेडिकल, यहाँ पे एक आपके पास सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे एक रेडिकल है। ये इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके उनको आप क्या है आप होमोलिटिक क्लीवेज कर दीजिए। यहाँ पे R है, होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे, इस कार्बन पे एक रेडिकल आएगा, एक O पे रेडिकल है, यहाँ से बन गई CO2 गैस, उड़ जाएगी। यहाँ पे क्या आ गया है, एक रेडिकल इधर आया, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन था, एक R ग्रुप था, एक रेडिकल आ गया, इस O पे एक रेडिकल है, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो हमने कहा C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे R। तो क्योंकि अगर आप देखो तो ये तो चला गया CO2 बन के, ये बन गया CHO और नीचे ये है, मतलब ये क्या बन गया, अरेबिनोज। तो हमने यहाँ पे अरेबिनोज बना दिया है, तो D अरेबिनोज। तो ये है बच्चों आपका रफ डिग्रेडेशन, ठीक है। एक टर्म और होती है एपिमराइजेशन। तो एपिमराइजेशन क्या है, जैसे हमने देखा कि भाई आपका ग्लूकोज किस तरह से क्या है आपका टोटोमर बना के फ्रक्टोज टोटोमर बना के आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, या आप वाइस वर्सा भी वहां पे कर सकते हो। तो वो वाली जो प्रोसेस है, जो इंटर कन्वर्जन है बेसिक मीडियम में ग्लूकोज का फ्रक्टोज में या फिर मैनोज का, इन दोनों में, वो क्या है आपका बच्चों, वो आपका एपिमराइजेशन उसको बोलते हैं। तो केवल एक टर्म है, ठीक है, एपिमराइजेशन। तो यहाँ पे अपनी ये प्रोसेस खत्म हुई। अब हम चलेंगे सीधा डाइसेक्राइड्स पे। तो पहले लैक्टोज माल्टोज देखते हैं, क्योंकि उनमें ज्यादा कुछ है नहीं, केवल स्ट्रक्चर बताना है किस किस से बनते हैं वो, और उसके बाद अपन जो है सुक्रोज को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं डाइसेक्राइड्स पे। डाइसेक्राइड्स में सबसे पहले देखने वाले हैं यार माल्टोज। तो अगर हम माल्टोज की बात करें पहली बात, तो डाइसेक्राइड कैसे बनेंगे, आप अपने मोनोसेक्राइड लीजिए और वहां से 2 यूनिट को जोड़ के आप क्या वहां से पानी निकाल दीजिए। पानी निकालेंगे तो क्या है, एक O के थ्रू, एक O लिंकेज के थ्रू बीच में O रहेगा और दोनों यूनिट्स के आपस में जुड़ जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से क्या आप अपने डाइसेक्राइड्स बना सकते हैं। वैसे हम पहले बात करें माल्टोज की, तो माल्टोज पहली बात तो बनेगा कैसे, अगर हम ये बात करना चाहेंगे प्रिपरेशन कैसे होगी, तो माल्टोज क्या, अगर आप स्टार्च लेंगे, आप भाई स्टार्च ले लीजिए और अगर आप स्टार्च का क्या करेंगे, एक एंजाइम है ना, उससे अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे मान लीजिए उस एंजाइम की प्रेजेंस में, तो कौन सा एंजाइम है भाई, वो आपको ये पता होना चाहिए, डाइस्टेज। तो DIASTAC। तो अगर इस एंजाइम की प्रेजेंस में आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, माल्टोज मिलेगा, जिसको अपन माल्ट शुगर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आपको माल्टोज मिल सकता है सुक्रोज से, सॉरी स्टार्च से, ठीक है। तो स्टार्च से डाइस्टेज की प्रेजेंस में आपको माल्टोज मिलेगा। अब माल्टोज है क्या, अगर हम बात करें, स्टार्च अपने को पता है यार, नहीं पता तो जान लेते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज क्या है, आपकी कई सारी यूनिट जुड़ी रहेंगी, उसको अपन स्टार्च बोलते हैं।
तो और यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये डाइसैकराइड है तो मतलब अल्फा डी ग्लूकोज की आपकी 2 यूनिट्स मिलेंगी अगर आप डाई स्टेज से उसका हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो 2 यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज की। तो मैंने यहाँ पे 2 यूनिट्स बना ली हैं अल्फा डी की, आप देख सकते हो अल्फा है, क्यों, क्योंकि इस कार्बन पे देखो तो OH नीचे है, इस कार्बन पे OH नीचे है, ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो C1 C4, तो C1 C4 जो कार्बन है, एक का C1 ये रहा, एक का C4, इन दोनों में क्या है, जो OH OH है यहां से वाटर निकाल दीजिए तो आपको यहां से क्या है, ये दोनों यूनिट्स आपकी O के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगी और यही है बच्चों आपका माल्टोज। तो इट्स अ डाइमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। तो जो 2 यूनिट्स अल्फा डी ग्लूकोज के मिलके वहां से वाटर निकला। और आपका अगर देखो तो ये लिंकेज कैसा है, यहाँ पे क्या है OR है, यहाँ पे भी OR है, तो इस कार्बन से क्या है, 2 आपके अगर आप देखो तो OR OR, भाई एक कार्बन पे अगर 2 OR ग्रुप जुड़े हुए हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एसिटल लिंकेज। तो ये एक एसिटल लिंकेज के थ्रू जुड़ चुके हैं और इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। भाई ये जो वाटर के लॉस से अपना जो लिंकेज है इसको बोलते हैं अपन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, चलिए, तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुका है। और अब हम क्या बोल रहे हैं कि यार अगर लेकिन देखो तो क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है, हमने कहा कि भाई इसमें कहीं भी अगर क्या हुआ, हेमी एसिटल हुआ, तो ये कार्बन नंबर 1 देखिए राइट वाली यूनिट का, एक OH है एक OR है, तो ये तो क्या होगा, रिड्यूसिंग शुगर है, मतलब ये फेलिन टॉलरेंस को रिड्यूस करेगा। क्या ये म्यूटा रोटेशन शो करेगा, हमने कहा हाँ, जहां पे इस तरह का हेमी एसिटल है वो आपका क्या है, बिल्कुल अल्फा बीटा में बन सकता है, तो म्यूटा रोटेशन भी शो करेगा। मतलब अगर आप मान लीजिए ये अल्फा वाला ले रहे हो, इसको आप सॉल्यूशन में डालोगे तो क्योंकि ये अल्फा वाला बीटा में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो वहां पे आपकी ऑप्टिकल रोटेशन चेंज होगी, तो इसी को क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन। तो ये म्यूटा रोटेशन भी शो करेगा। और रिड्यूसिंग शुगर तो ये हमने बात की नॉन रिड्यूसिंग नहीं है। अच्छा, अगर मान लीजिए क्या ये ओसाजोन फॉर्मेशन करेगा, हमने कहा बिल्कुल ओसाजोन फॉर्मेशन भी करेगा, इसके पास ये लिंकेज आपका है तो ओसाजोन भी ये बना लेगा। अच्छा, अब अगर मैं कहूं कि यार कि इसके अगर मैं रिएक्शन करवाऊं CH3COCl, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड से, तो कितने मोल कंज्यूम करेगा, तो हमने कहा जहां जहां पे OH है वहां से आप रिएक्शन करवा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने मोल कंज्यूम करेगा पर मोल इसका, 8 मोल ऑफ CH3COCl विल बी कंज्यूम्ड बाय माल्टोज। अच्छा, अब मान लीजिए अपन माल्टोज की रिएक्शन पहले किससे करवा रहे हैं, H+ और CH3OH, मेथनॉल प्लस H+, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। क्या करता है ये, अल्फा मिथाइलेशन, मतलब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो OH है आपका हेमी एसिटल वाला, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल होगा, तो यहाँ पे आपका प्लस बनेगा तो आपका मेथनॉल अटैक करेगा, तो यहाँ पे OCH3 बन सकता है, नीचे ही बन सकता है, ऊपर की तरफ भी हो सकता है, लेकिन OCH3 मुद्दे की बात है, ये एसिटल बन जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसकी CH3OH से रिएक्शन कर रहा हूं और फिर मैं इसकी HiO4 से रिएक्शन कर रहा हूं तो कितने मोल HiO4 कंज्यूम होंगे, अपना क्वेश्चन ये है। वेरी गुड। तो हमने कहा यार जहां पे आपके एडजेसेंट कार्बन पे OH OH अगर हुए तो वो क्या है, वो बॉन्ड क्लीव कर जाएगा, तो उस बॉन्ड को क्लीव करने के लिए OH OH हमें एडजेसेंट चाहिए। कितने हैं OH OH एडजेसेंट अब इस रिएक्शन के बाद, तो हमने कहा इस रिएक्शन के बाद अगर मैं देखूं तो यहाँ पे इस कार्बन पे OH है लेकिन इस पे OH नहीं है, था अब नहीं है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, 1 मोल यहाँ कंज्यूम होगा, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH नहीं है। अच्छा, यहाँ पे तो एक ही हुआ यार, आगे चलते हैं, यहाँ पे OH है, यहाँ पे भी OH है, दूसरा यहाँ कंज्यूम होगा, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, तीसरा यहाँ कंज्यूम होगा और कहीं भी कंज्यूम नहीं होगा। सो ऑन रिएक्शन विद मेथनॉल इन एसिडिक मीडियम एंड whatever product is formed, if you do the reaction of that product with HiO4, 3 moles of HiO4 will be consumed। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ये सब आपको आना चाहिए। हमने कहा ठीक है, तो माल्टोज आपका हमने स्टार्च से डाइस्टेज की प्रेजेंस में क्या है, माल्टोज बनाया, जिसको माल्ट शुगर भी बोलते हैं। माल्टोज का अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो माल्टोज का अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे, है ना, एक एंजाइम है, कौन सा एंजाइम यूज करते हैं हम यहाँ पे, आपका माल्टेज। तो माल्टेज की प्रेजेंस में आप करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, जिससे ये बना था क्या, ग्लूकोज, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा ग्लूकोज, यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज, जिस यूनिट से बना था मुझे मेरी वो यूनिट मिल जाएगी। तो क्या है, मुझे ग्लूकोज यहाँ से मिल सकता है। अच्छा, अब तो ये तो अपना हो गया माल्टोज में इतना ही है। अब मान लीजिए मैं लैक्टोज पे चलता हूँ, ठीक है, लैक्टोज पे अगर हम बात करें तो भाई लैक्टोज क्या है, पहले ये पता होना चाहिए आपको। लैक्टोज क्या है भाई, अपना
बीटा बीटा डी ग्लूकोज, ये भी एक डाइसैकराइड है जो बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज है। तो पहले गैलेक्टोज लिख लेते हैं, गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज। तो इन दोनों की हम रिएक्शन करवाएंगे, इन दोनों से वाटर निकालेंगे अगर बेसिकली हम, तो आपका क्या बनेगा, लैक्टोज बनेगा। ठीक है, लैक्टोज को अपन मिल्क शुगर भी बोलते हैं ना। अच्छा, तो अब बनाते हैं यार गैलेक्टोज, है ना, इसको अपन बनाते हैं, तो आसान था, अल्फा ग्लूकोज सबको बनाना आता है। बीटा डी गैलेक्टोज कैसे बनाएंगे, ठीक है यार। पहली बात तो यार डी गैलेक्टोज, पहले गैलेक्टोज बनाना आना चाहिए। मैंने कहा अपन ने ग्लिसरॉल्डिहाइड से जर्नी शुरू की थी, हमने कहा था GET RAXL। गैलेक्टोज कहां आया था, यहां से दो थे, यहां से दो थे, यहां से दो थे, यहां से दो थे, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो एलोज, एल्ट्रोज, ग्लूकोज, मेनोज, फिर आया था अपना गुलोज, आइडोज, गैलेक्टोज और फिर टेलोज। तो गैलेक्टोज आया था यहां मेरा, किससे, इस वाले एल से। तो मैंने कहा पहले हम राइट में गए, तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड था, राइट में जाओगे तो कहां आएगा, OH, लेफ्ट में। फिर दोबारा राइट में गए तो फिर OH कहां आएगा, लेफ्ट में। फिर लेफ्ट में आए तो OH कहां आएगा, राइट में। ये है मेरा क्या, डी गैलेक्टोज। और डी गैलेक्टोज का मुझे बीटा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अब यहां पे इस O का अटैक करवाइए इस कार्बन सेंटर पे, तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन, एक ऑक्सीजन, पायरनोज फॉर्म बनेगी, क्योंकि 6 कार्बन तो पायरनोज ही बननी है ना, क्योंकि 6 कार्बन रीजन नहीं है उसका, रीजन है इसका एल्डिहाइड, है ना, कीटोन होता तो फ्यूरानोज बनती। तो बीटा डी गैलेक्टोज इसका अटैक करवाया, तो मैंने कहा 6 कार्बन, तो ये O, ये रहा भाई, इस तरीके से हमने ये बना दिया। ठीक है, और इधर क्या, बीटा डी ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज सबको बनाने आता है, तो ग्लूकोज तो मैं बना लेता हूं। ठीक है, बीटा है मतलब OH रहेगा ऊपर, दूसरे पे तो OH नीचे ही आएगा, तीसरे पे OH ऊपर आएगा, तीसरे पे लेफ्ट साइड में रहता है, चौथे पे OH नीचे आएगा, पांचवे पे CH2OH है तो वो तो ऊपर आता है। वेरी गुड, ये होगा बीटा ग्लूकोज। तो बीटा डी गैलेक्टोज में बनाते हैं, तो 1 नंबर पे ये है, बीटा है तो OH कहां आएगा, ऊपर, है ना भाई, यहाँ पे अटैक करेगा OH, तो यहाँ पे OH और H मिलेगा, बीटा है तो OH आएगा ऊपर, दूसरे पे OH है राइट हैंड साइड में मतलब नीचे, तीसरे पे लेफ्ट में मतलब ऊपर, चौथे पे लेफ्ट में मतलब ऊपर, पांचवे पे तो CH2OH है ऊपर। ठीक है, तो ये बीटा डी गैलेक्टोज है, ये बीटा डी ग्लूकोज है, यहां से OH OH C1C4 वाटर निकालोगे तो कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो ये है मेरा लैक्टोज। ठीक है, तो लैक्टोज का अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज आपको मिलेगा। ये दो मोनोसैकेराइड को अपन ने पानी निकाल के ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाया है, और तब आपका क्या बन गया है, लैक्टोज बन गया है। ठीक है, सेम बातें हम इसमें कर सकते हैं। क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है, हमने कहा यहाँ पे देखिए आंख खोल के, हेमीएसिटल है तो रिड्यूसिंग शुगर है। क्या ये टोलरफेलिन को रिड्यूस करेगा, वही तो मतलब है रिड्यूसिंग शुगर का, तो रिड्यूस करेगा। ओसाजोन बनाएगा, क्या ये, है ना, ओसाजोन भी क्यों बना रहा है, इस महोदय की वजह से। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए हम बात करना चाहें कि यार अगर कितने मोल CH3COCl की कंज्यूम करेगा, तो जितने OH हैं 1 2 3 4, यहां नहीं है 5 6 7 8, सेम जो माल्टोज में था वही, अब तक तो वही चल रहा है वही लैक्टोज में। क्या कुछ अलग होगा, हमने कहा कि अगर मान लीजिए इसकी मैं रिएक्शन H+ और CH3OH से करवाऊं, वही मिथाइलेशन वाला कॉन्सेप्ट है, और फिर कितने मोल HiO4 के कंज्यूम करेगा, तो बच्चों अगर वो करवाओगे तो यहाँ पे OH जो है वो बन जाएगा OCH3। फिर मैं देखो यार OH मुझे एडजेसेंट कार्बन पे चाहिए, तो 1 मोल कंज्यूम होगा यहाँ, और 1 कंज्यूम होगा इन दोनों के बीच, और 1 कंज्यूम होगा यहाँ पे, तो 3 मोल ऑफ HiO4 will be consumed after reaction of lactose with CH3OH in presence of acidic medium। तो ये अपना हो गया भाई माल्टोज और लैक्टोज। अब हम चलते हैं बच्चों सुक्रोज की तरफ, आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं अपना अगला डाइसैकराइड जो है अपना सुक्रोज। सुक्रोज की अगर हम बात करें तो भाई सुक्रोज क्या है, और अपन ने दोनों ब्लैक ले लिए हैं, एक रेड भी उठा लेते हैं, चलिए। तो अगर हम बात करें कि यार सुक्रोज क्या है, सुक्रोज अपना डाइमर है किस किस का, सुक्रोज इज अ डाइमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज का डाइमर है, और कौन सा लिंकेज होगा यहाँ पे, C1C2 ग्लाइकोसाइडिक। ठीक है, तो यहाँ पे C1C4 जैसा कुछ नहीं है, C1C2 है, ध्यान रखना है। ठीक है, बनेगा कैसे देखिए, पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद अगर हम बात करें, अपने को पता है यार चीनी पानी में सोल्यूबल तो होती है। ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला C12H22
O 11, तो C12 H22 O11 ये अपना फॉर्मूला है, पानी में सोल्यूबल है। अगर हम इसको इसके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा हीट कर देंगे तो ये एक ब्राउन कलर का जो है वो बनाएगा अपना कंपाउंड, इसको अपन बोलते हैं कैरामल, ठीक है। तो ब्राउन कलर का वो बनाएगा ये, अगर हम इसको मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा हीट करेंगे तो अल्फा डी ग्लूकोज सबको पता है क्या होता है, ये रहा ग्लूकोज। अल्फा बनाना है तो नीचे आएगा, सेकंड पे तो नीचे ही आता है, थर्ड पे ऊपर आता है, फोर्थ में नीचे आता है, और फिफ्थ पे CH2OH है उसको ऊपर ही बनाते हैं। एक फिर बचा क्या, बीटा डी फ्रक्टोज अगर मान लीजिए आपको याद नहीं है तो मैं इसको स्टार्टिंग से ही बनाना चाहूंगा। CH2OH, C डबल बॉन्ड O, फिर इस पे OH लेफ्ट में, इस पे OH होता है राइट में, इस पे OH होता है राइट में, H, फिर आपका आ जाएगा CH2OH। ये पांचवा वाला इस पे अटैक करेगा तो अपनी 5 मेंबर्ड रिंग, तो मान लीजिए यहां बना लेते हैं पहले 5 मेंबर्ड रिंग, ये रही, ये फिर आपके तो 1 2 पे 2 अपना जो है जहां पे अटैक किया है इस O ने, तो इस O से जो जुड़ा है वो है 2 पे एक है CH2OH, एक बनेगा OH, और क्योंकि बीटा है मतलब OH आएगा बच्चों ऊपर, तो CH2OH नीचे। फिर हम चले थर्ड पे OH लेफ्ट में मतलब आएगा ऊपर, फोर्थ में OH राइट में मतलब आएगा नीचे, और फिफ्थ में CH2OH है तो उसको तो अपन ऊपर ही बनाएंगे, CH2OH और H। तो ये है, मुझे क्या चाहिए, मैंने कहा कि यार C1 C2 है, तो C1 तो ये रहा, ठीक है, अपने ग्लूकोज का, मुझे फ्रक्टोज का C2 चाहिए, और C2 आप देखिए इधर है, ये 1 2, ये तीसरे नंबर का 1 था, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ठीक है। तो ये आपकी ऐसे है, मान लीजिए ये रिंग, ठीक है, ये आपका रहा OH C2 पे, ठीक है, और मान लीजिए ये मेरा एंड है C5 वाला, तो मुझे C2 इधर चाहिए, आप इसको ऐसे पलट दीजिए, ठीक है, समझ रहे हो भाई, C2 मेरा यहां पे है अभी, ठीक है, और OH मेरा ऊपर है, तो जब आप इसको पलट के इधर लाओगे C2 को, तो देखिए क्या हुआ, C2 इधर आ गया, OH आ गया नीचे, तो मैंने कहा इसको हम क्या करेंगे, आपने पलट दिया 180 से, तो इस पे मेरा C2 आ चुका है, ये 2 है, तो ये 3 रहेगा, ये 4 रहेगा, ये 5 रहेगा, जो ऊपर था वो नीचे हो जाएगा, जो नीचे था वो ऊपर, OH ऊपर था नीचे आ गया, क्योंकि आपने बिल्कुल फ्लिप किया है ना, यू से यू कर दिया है, समझ रहे, यूं था कोई चीज, आपने यूं कर दिया है। तो जैसे मान लीजिए मेरा मार्कर है, ये मार्कर में ये टिप इसकी क्या है, नीचे की तरफ है, मैं अगर इसको ऐसे पलटूंगा तो टिप ऊपर आएगी, तो 180 से रोटेट कर रहा हूं मैं, तो अगर ऐसे करोगे तो OH आया नीचे, OH के साथ क्या कनेक्टेड था, CH2OH जाएगा ऊपर, 3 नंबर पे OH था ऊपर, चला जाएगा नीचे, 4 नंबर पे OH था नीचे, चला जाएगा ऊपर, 5 नंबर पे अगर आप बात करोगे तो CH2OH था ऊपर, चला जाएगा नीचे, ये है। और अब क्या करना है, C1 C2 ग्लाइकोसाइड बनानी है, तो आप क्या करिए, ये OH आपके सेम साइड में आ गए, वाटर निकाल दीजिए डबल बॉन्ड से, सॉरी एक और आपकी लिंकेज से, ये रहा, ये लीजिए, तो ये है आपका क्या है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसिल, है ना। अब इसको बोलते हैं भाई, तो इसका अगर पूरा नाम देखना चाहो तो क्या बोलते हैं इसको, ना इंपॉर्टेंट नहीं है, अल्फा डी ग्लूको, ये क्या होता है अपना भाई, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड है ना, और बीटा डी फ्रक्टो, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस, बीटा डी फ्रक्टोफिरेनोस, तो अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसिल, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोसाइड, ठीक है, ये इसका नाम है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई अल्फा है ग्लूकोज का, बीटा है फ्रक्टोज का, ये हो गया है। अगर आप इसका सुक्रोज का अगर हम बात करें, हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या मिलेगा भैया आपको, सीधी सी बात है, जिनसे बना है वो मिल जाएगा, मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाएगा। अब एक इसकी इंपॉर्टेंट बात आती है कि जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो यहाँ पे जो ऑप्टिकल रोटेशन होती है वो बदल जाती है बिल्कुल, मतलब सुक्रोज की अगर आप देखो अल्फा जो है इसका ना स्पेसिफिक रोटेशन वो कितनी है भाई, 66.5 है, ठीक है। अच्छा, और जो आपका अल्फा डी ग्लूकोज है इसका कितना है भाई स्पेसिफिक रोटेशन, इसका कितना है भाई स्पेसिफिक रोटेशन, इसका है आपका +52.7। बीटा डी फ्रक्टोज, अगर मैं डी फ्रक्टोज की बात करूं, इसका बीटा डी वाले का -92.7, तो इसका -92 है, इसका +52 है। अगर आप उसकी एक यूनिट है मान लीजिए, उसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो दोनों की एक मिलेंगी, ठीक है, तो मतलब 50-50% रहेंगे ये। तो आपके उस सॉल्यूशन की कितनी आनी चाहिए स्पेसिफिक रोटेशन, दोनों 50-50% रहेंगे, तो हाफ ऑफ, इसको राउंड ऑफ करके यार मान लीजिए +52, ठीक है, प्लस
हाफ ऑफ माइनस इसको 92 ले लेते हैं, तो ये कितना आ गया -40/2 -20 डिग्री। तो आप देखिए आपकी स्पेसिफिक रोटेशन अगर आप देखो सुक्रोज की थी +66.5 और वहां से वो अगर आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो आपकी स्पेसिफिक रोटेशन चली जा रही है -20, मतलब आपकी क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज हो गई है। इसको इसलिए अपन बोलते हैं इन्वर्ट शुगर भी, क्योंकि ऑन हाइड्रोलिसिस अगर आप देखो तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रिस्पेक्ट में हम देखें तो बिल्कुल क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज कर देगा, ठीक है। और इसलिए क्योंकि ये इन्वर्जन जो हुआ है आपका स्पेसिफिक रोटेशन में, इसीलिए इसको अपन बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। तो यहां से हाइड्रोलिसिस अगर अपन करेंगे तो अपने को पता है क्या मिलेगा, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। और यहां पे आपका जो एंजाइम हम यूज करते हैं, क्या यूज करेंगे वो, उसको बोलते हैं इन्वर्टेज, ठीक है, क्योंकि इन्वर्ट कर रहा है वो एंजाइम, इसलिए उस बेचारे को नाम दे दिया गया है इन्वर्टेज, है ना, या सुक्रेज, ठीक है। तो इन्वर्टेज या सुक्रेज क्या है आपका एंजाइम का नाम है। तो ये सब बातें हो सकता है वो पूछ ले आपसे भाई कितने मोल ये। एक इंपॉर्टेंट बात, क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है, क्या आप इसमें कहीं पे हेमी एसिटिल लिंकेज देख पा रहे हो? हमने कहा नहीं यार, बाकी टाइम पे क्या होता था अपने को लेफ्ट वाली जो है वो तो अपनी नॉन रिड्यूसिंग होती थी, लेकिन जो राइट वाली रिंग होती थी वो अपनी रिड्यूसिंग शुगर होती थी। यहां पे 2 पे हेमी एसिटिल था, OH OR था, लेकिन उस 2 के साथ ही तो मैंने बॉन्ड बनाया है, उस 2 से ही तो मैंने वाटर निकाला है, तो वो हेमी एसिटिल तो चला गया और कहीं और पे मेरे पास हेमी एसिटिल है नहीं। तो यहाँ पे ये शुगर क्या है आपकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ध्यान रखना है। तो आपके बाकी सारे रिड्यूसिंग है, लेकिन केवल जो आपकी ओलिगोसैकेराइड्स में अगर हम बात करें तो सुक्रोज क्या है अपनी, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर आपकी है। मैं पॉलीसैकेराइड्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डाइसैकेराइड्स और मोनोसैकेराइड्स की बात कर रहा हूं। तो उसमें क्या है आपकी सुक्रोज को छोड़ के बाकी सारी क्या रिड्यूसिंग है। तो ये है आपकी नॉन रिड्यूसिंग, बात इसकी गांठ बांध लो बिल्कुल इस बात की। तो ये है आपकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर। चलिए, उसके अलावा अगर नॉन रिड्यूसिंग है तो ये म्यूटा रोटेट भी नहीं करेगी, नॉन रिड्यूसिंग है तो ये टोलेंट फेलिंग को रिड्यूस भी नहीं करेगी। इसके अलावा पूछ सकता है कि यार कितने मोल जो है आपका एसिटाइल क्लोराइड के कंज्यूम करेगा, अगर हम मान लीजिए, है ना, तो आप देख सकते हो कितने मोल HiO4 कंज्यूम करेगा, वो सारी चीजें आप कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक है। हम वो सारी लैक्टोज माल्टोज में क्या है कवर कर चुके हैं। चलिए, तो यहाँ पे बच्चों अपना जो है डाइसैकेराइड खत्म होता है, अब चलते हैं पॉलीसैकेराइड की तरफ, जहां पे हम स्टार्च, सेल्यूलोज और इसके अलावा स्टार्च, सेल्यूलोज और हम ग्लाइकोजन पढ़ेंगे। लेकिन डाइसैकेराइड्स में वैसे इंपॉर्टेंट है 3 ही है, लेकिन मान लीजिए वैसे आएगा नहीं, लेकिन फॉर इन्फॉर्मेशन आपकी शीट में दिया हुआ है। तो एक होता है सेल्यूबिनोज, सेल्यूबिनोज वो क्या है, इसमें आपका माल्टोज क्या था अगर हम देखें तो माल्टोज था C1C4 अल्फा ग्लूकोज का ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो सेल्यूबिनोज क्या है अपना बीटा ग्लूकोज का है, बस बीटा ग्लूकोज प्लस बीटा ग्लूकोज अगर आप C1C4 कर देंगे वो है सेल्यूबिनोज। और एक होता है आइसोमाल्टोज, आइसोमाल्टोज, माल्टोज था अल्फा का C1C4, ये अल्फा ग्लूकोज का ही है डाइसैकेराइड, है ना, उसी का डाइमर है, लेकिन C1C6। तो अगर आप C1C6 करोगे अल्फा ग्लूकोज को तो आपको आइसोमाल्टोज मिलेगा और सेल्यूबिनोज मिलेगा अगर आप बीटा ग्लूकोज का डाइमर बनाओगे। तो इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो पॉलीसैकेराइड्स पे चलते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पॉलीसैकेराइड। सबसे पहला पॉलीसैकेराइड जो हम पढ़ने वाले हैं वो अपना है स्टार्च। और स्टार्च की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए आप खाना वाना खाते हैं तो अपनी डाइट का जो मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का वो क्या बच्चों स्टार्च ही है ना। तो अपना आप लिख सकते हो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बायो में वैसे आप ये सब पढ़ोगे ही, तो केमिस्ट्री में कोई खास मतलब है नहीं। तो क्या है मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन आवर डाइट, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके राइस में आलू खाते हो तो पोटैटो, इन सब में क्या है आपको स्टार्च मिलेगा। स्टार्च की अगर अपन बात करें अपने केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या है स्टार्च आपका, उसमें 2 यूनिट्स होती हैं, एक 2 पॉलीमर होते हैं बेसिकली, एक अमाइलोज और एक अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। अमाइलोज आपका होता है 15 to 20%, अमाइलोपेक्टिन आपका होता है बच्चों 80 to 85%, राइट। अच्छा, अब अमाइलोज क्या है, अमाइलोपेक्टिन क्या है, तो स्टार्च जैसे अगर आप देखो तो अल्फा डी ग्लूकोज का ही पॉलीमर है ना। अब अमाइलोज क्या है, आप अल्फा डी ग्लूकोज, स्ट्रक्चर बनाने को मतलब नहीं बच्चों, हम देख चुके हैं डाइसैकेराइड का अपन ने अल्फा डी ग्लूकोज का बनाया था माल्टोज में। तो अगर आप अल्फा डी ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट जोड़ दोगे, ऑलमोस्ट यहाँ पे कितनी होती है 60 to 300 यूनिट्स, इतनी यूनिट्स क्या है आपकी जिनके एक पॉलीमर बनाएंगी, और वो पॉलीसैकेराइड जो है आपका वो क्या है उसको हम बोल रहे हैं अमाइलोज, ठीक है। और जो स्टार्च में 15 to 20% कंट्रीब्यूट करता है। अमाइलोपेक्टिन जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो क्या है कि भाई अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट्स चलने दो, कितनी ऑलमोस्ट 25 से 30, ठीक है। और फिर उसके बाद उसमें क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए
ये आपका है, यहां पे कुछ कुछ रहेगा, अल्फा है मतलब OH नीचे रहेगा, यहाँ पे O रहेगा बच्चों, इसमें भी OH नीचे रहेगा, ठीक है। C1C4 ही है अपना ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और तो भाई ये 1 पे नीचे, 2 पे भी नीचे, 3 पे OH ऊपर आएगा, 4th पे आएगा OH नीचे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से वाटर निकालोगे तो इस तरह से क्या है, आप अल्फा की यूनिट्स जोड़ते चले जाओगे, तो इस तरीके से आपकी अल्फा की यूनिट्स जुड़ती चली जाएंगी, N यूनिट्स, ठीक है। 25 से 30 यूनिट्स के बाद तो ऐसे ही आप जोड़ते जोड़ते जाइए तो 60 to 300 यूनिट्स बनेगी, तो आपका बनेगा अमाइलोज। अमाइलोपेक्टिन में क्या है, 25 से 30 यूनिट्स ऐसे जुड़ी, ठीक है। तो मान लीजिए भाई मेरी ये 25वीं या 30वीं जो भी यूनिट है, तो यहाँ पे ये OH इस तरीके से था, फिर क्या होगा, आपकी ब्रांचिंग शुरू होगी C1 C6 में, मतलब ये तो C1 है मेरा, ठीक है, और C6 क्या होगा आपका, यहां पे O जोड़ दीजिए, ये रहा, ये OH दूसरे पे भी नीचे, तीसरे पे OH ऊपर आएगा, 4th पे आएगा नीचे, और जो यहां से CH2OH था, इसका OH और इसका OH, इन दोनों से आप वाटर निकालिए, तो यहां पे आप एक सिंगल बॉन्ड O के थ्रू इन दोनों को जोड़ दीजिए इस तरीके से, तो अब आपकी ब्रांचिंग शुरू हो गई है। और सिमिलरली इस चेन में भी क्या है, इधर फिर आपकी लीनियर 25 to 30 जो है यूनिट्स आपके अल्फा डी ग्लूकोज की जुड़ी रहेंगी, फिर अगेन आपकी उसमें क्या है 25 to 30 के बाद एक फिर ब्रांचिंग शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो ये क्या है, आपकी एक हाईली मतलब अच्छी खासी क्या है ब्रांच्ड है, और पानी में क्या है ये सोल्यूबल नहीं है, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग बहुत ज्यादा है, तो ये क्या है आपकी इनसोल्यूबल है पानी में, इनसोल्यूबल इन वाटर। और आपका अमाइलोज जो है ये क्या है बच्चों, आपका सोल्यूबल है पानी में। तो हमने कहा यार ये पानी में आपका सोल्यूबल है, ये पानी में इनसोल्यूबल है। इसके अलावा अगर आप देखो तो अमाइलोज जो है आपका, ये आयोडीन के साथ आपको देगा क्या, ब्लू कलर देता है, अमाइलोज आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है। अमाइलोपेक्टिन की आप बात करो तो ये कैसा देता है आपको, वॉयलेट कलर देता है आयोडीन के साथ, ठीक है। तो इसमें इतना ही है, बाकी स्टार्च जो है आप कह सकते हो ये भाई प्लांट स्टोरेज है ना, और आपको ऐसे मान लीजिए सीड्स में स्टोर रहेगा, ठीक है, फाइबर्स में, इन सब चीजों में क्या है आपको ये स्टार्च क्या है ना, प्लांट स्टोरेज, प्लांट के जो मतलब सीड्स फाइबर्स इन सब में क्या है आपको स्टार्च मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें भाई जैसे ये प्लांट स्टोरेज है, एक एनिमल स्टोरेज भी है, वो क्या है आपका ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन क्या है, एनिमल स्टोरेज है, उसमें क्या होगा ग्लाइकोजन आपका उसके बारे में ज्यादा आप ये समझ लीजिए, उसकी अमाइलोपेक्टिन है ना, सिमिलर है बिल्कुल अमाइलोपेक्टिन के, बस वो ज्यादा ब्रांच्ड है। अमाइलोपेक्टिन में 25 से 30 यूनिट के बाद आपकी ब्रांचिंग शुरू हो रही है, उसमें 5 से 6 यूनिट जैसे आपकी जुड़ेंगी अल्फा डी ग्लूकोज की, वैसे आपकी ब्रांचिंग शुरू हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि एक्सटेंसिव ब्रांचिंग है एज कंपेयर टू अमाइलोपेक्टिन, लेकिन सिमिलर है नंबर ऑफ। अगर हम बात करेंगे भाई इनका दोनों का मोनोसेक्राइड क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज ही है, सिमिलरली ब्रांचिंग है दोनों में, दोनों पानी में इंसोल्यूबल है। बस अपना अमाइलोज जो है वो प्लांट स्टोरेज वाला है, और वो अमाइलोपेक्टिन प्लांट स्टोरेज का है ना, स्टार्च का पार्ट है। और अगर अपन बात करें ग्लाइकोजन की तो वो एनिमल स्टोरेज है, ठीक है। तो वो हो गया अपना ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन के बारे में इतना ही है। बाकी अगर हम बात करना चाहें, एक बचता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज में अगर हम देखें तो सेल्यूलोज में क्या है भाई, सेल्यूलोज आपका सेल्यूलोज तो आपका स्टार्च और जो आपका ग्लाइकोजन था वो दोनों अल्फा डी ग्लूकोज के हैं, वो उनका मोनोमर था, उससे बने थे वो। इसका क्या है बीटा डी ग्लूकोज, तो बीटा डी ग्लूकोज की यूनिट जुड़ के क्या है आपका बनाएंगी। और हम जितने भी इनकी बात कर रहे हैं ये क्या है, रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, नॉन रिड्यूसिंग है, और ये आपका म्यूटेट रोटेशन वगैरह शो नहीं करेंगे, ठीक है। बीटा डी ग्लूकोज है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, तो C1C4 और C1C4 में आप करोगे। इसके अलावा ग्लूकोज के बारे में आप और बातें करना चाहो तो ग्लूकोज क्या है आपका, जैसे मान लीजिए वुड जो है ना, अपनी वुड में ऑलमोस्ट 50% आपका क्या होता है, सेलुलोज होता है। जैसे मान लीजिए कॉटन वुल, लेकिन जो है उसमें ऑलमोस्ट 100% आपका क्या है, उसमें ऑलमोस्ट सेलुलोज है, ठीक है। तो ये क्या है अपना, ये अपना हो गया भाई बीटा है, मतलब OH ऊपर रहेगा तो वो दूसरे के C1C4 से जुड़ जाएगा कुछ इस तरीके से, और फिर ये भी C1 है तो वो अगले के साथ जुड़ेगा कुछ इस तरीके से क्या है, और ये C4 है तो ये इधर जाएगा। इस तरीके से क्या है आपकी N यूनिट्स जुड़ेगी और आपको क्या मिलेगा, सेलुलोज मिलेगा, वाटर इनसोल्यूबल है,
तो यही है अपना बस पॉलीसेकेराइड्स में। इसके अलावा हम आगे चलते हैं कि भाई टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, कैसे पता लगेगा कि हमारा भाई ये कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। मोलिश टेस्ट की बात भी हम यहाँ पे करेंगे। बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि भाई टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से हैं, कैसे पता लगेगा कार्बोहाइड्रेट है। एक मान लीजिए जैसे आपके पास भाई कोई कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, आप क्या करिए उसको, अगर आप कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर उसको वार्म करोगे तो क्या होगा भाई, वो चार्ड रेजिड्यू ऑफ कार्बन बनाता है। मतलब इस मान लीजिए मोमबत्ती, मोमबत्ती के ऊपर आप एक कटोरी रख दीजिए, कटोरी रखोगे तो क्या होगा भाई, उसकी जो लो है जो जल रही है उसके ऊपर अगर कटोरी रखोगे तो आप देखोगे उसकी कटोरी की जो नीचे वाली सरफेस है ना, जो उस लो के बिल्कुल टच में थी, तो वहाँ पे क्या होगा, एक ब्लैक कलर का वहाँ पे कुछ कार्बन क्या है जमा हो जाएगा, तो वही क्या आपका चार्ड रेजिड्यू ऑफ कार्बन है। तो अगर आप, तो पहला हमने टेस्ट देखा क्या है, वार्मिंग विद कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, तो क्या बनेगा भाई आपका चार्ड रेजिड्यू ऑफ कार्बन। ठीक है, इसके अलावा क्या कर सकते हो आप कि भाई अगर आप उनको हीट करोगे, अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स को हीट करोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे पहले वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट होंगे, उसके बाद फाइनली क्या है, ब्लैक कलर में कन्वर्ट आपके हो जाएंगे, और आपको एक बर्निंग है ना शुगर की स्मेल आएगी, और आपको स्मेल आएगी बर्निंग शुगर की, तो स्मेल ऑफ बर्निंग शुगर। ठीक है, तो आपका ये दूसरा टेस्ट भी है। तीसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो है अपना, वो है मोलिश टेस्ट। मोलिश टेस्ट में हम क्या करते हैं कि भाई अपने पास जो भी टेस्ट सॉल्यूशन है, टेस्ट सॉल्यूशन में मतलब आपके पास कार्बोहाइड्रेट उसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो आपके पास जो भी टेस्ट सॉल्यूशन है, आप उस टेस्ट सॉल्यूशन में पहले क्या डालोगे, आप डालोगे भाई मोलिश रिएजेंट। तो मोलिश रिएजेंट क्या है, मोलिश रिएजेंट क्या है, अल्फा नेप्थोल इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। सो अल्फा नेप्थोल इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल आप डालोगे, ठीक है, टेस्ट सॉल्यूशन में ये मिल गए। उसके बाद आप क्या करोगे कि भाई जो भी आपकी टेस्ट ट्यूब है उसको आप थोड़ा सा स्लेंट करके, ऐसे टेढ़ा करके, आप उसमें क्या है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की कुछ ड्रॉप्स जो है वहां पे डालोगे। तो आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालोगे तो जब वो इस सॉल्यूशन के सरफेस से पहुंचेगा तो जो लेयर है इन दोनों के बीच की, कि भाई जो आपका H+ गया है वो, और आपका जो टेस्ट सॉल्यूशन है, उन दोनों के बीच की जो लेयर है, वहां पे अगर आपको पर्पल कलर, इफ पर्पल कलर अगर आपको दिख रहा है कि भाई पर्पल कलर की लेयर बनी है, अगर पर्पल कलर की लेयर बनी है तो आपका वो कार्बोहाइड्रेट है, वरना नहीं है। अब ये क्या है पर्पल कलर, अगर अपन बात करें, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, तो ये सारे आपके कार्बोहाइड्रेट्स चाहे वो पोली हो ना हो, ये सारे आपके टेस्ट जो है इसका मोलिश टेस्ट का देते हैं। ठीक है, आप इसके अलावा आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स भी जो है वो भी इसका टेस्ट जो बच्चों देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक पेंटोज है, पेंटोज जो है, पेंटोज इसमें क्या बनाएगा, पेंटोज आपका बनाएगा फर्फ्यूरल। फर्फ्यूरल क्या होता है भाई, आपका जितने भी पेंटोज है आपके वो सारे क्या बनाएंगे, यहाँ पे आपका C के साथ CHO, तो ये है आपका फर्फ्यूरल। ठीक है, इसके अलावा तो ये तो बनाएंगे फर्फ्यूरल पेंटोजेस। अगर मान लीजिए आपके पास कोई हेक्सोज है, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज ही है, चाहे मान लीजिए अपन ग्लूकोज की रिएक्शन करवा रहे हैं, तो भाई OH, तीसरे पे OH इधर आएगा, फोर्थ पे इधर आएगा, CH2OH इधर आएगा। अगर इसका आपने मोलिश टेस्ट कराया तो आपको क्या मिलेगा, 5, ये आपका हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल, मतलब यहाँ पे आपका CHO, और 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल मतलब CH2OH यहाँ पे, तो 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल है ना, 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल अगर आपको मिल रहा है मतलब आपका क्या हो, हेक्सोज रहा होगा, पेंटोज है तो आपको फर्फ्यूरल मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल। और फिर ये आपका जो मोलिश रिएजेंट है इसके साथ क्या देगा, जो पर्पल कलर की डाई आपकी बन रही है, जो पर्पल कलर वो क्या है, वो एक बार देख लेते हैं कि भाई आपका अल्फा नेप्थोल क्या है। अल्फा नेप्थोल अपने को पता है ये है अल्फा पोजीशन पे OH, तो ये जो C के साथ जो डबल बॉन्ड हो है, एक इससे कनेक्ट होगा और दूसरा भी क्या होगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि भाई ऐसे करके लीजिए, ये दूसरा ये OH, तो OH की पैरा पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे जो आपका CHO था वो 2 यूनिट से अल्फा नेप्थोल इस तरीके से क्या है कनेक्ट हो गया है। ये बॉन्ड इतने लंबे बना दिए हैं, समझ गए आप क्या है भाई कि यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड HO था, जो आपके पास R
CHO था, तो इससे और इससे ये दोनों क्या है उसकी पैरा पोजीशन से, ठीक है, ये OH और इधर आपकी एक और रिंग इस तरीके से है। सिमिलरली ये भी क्या है, इस तरीके से आपका यहाँ पे OH इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से क्या है, ये बनता है, और ये है आपकी पर्पल कलर की डाई जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हमने वही कहा कि टेस्ट सॉल्यूशन है, मोलिश रिएजेंट अल्फा इन प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल, और कॉन्सोनेंट टेस्ट ट्यूब अपन ने जो आपकी टेस्ट ट्यूब है उसके जो साइड है उस साइड से अपन ने क्या है उस सॉल्यूशन में डाला, तो मिक्स बिना हुए केवल उसकी लेयर पे है ना, मिक्स नहीं कराना है, मिक्स नहीं कराना है, केवल जैसे ही वो उसकी लेयर पे पहुंचेगा अगर आपको मिल रहा है पर्पल कलर तो कार्बोहाइड्रेट है, वरना नहीं है। तो ये है बच्चों अपने 3-4 टेस्ट जिससे हम क्या कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को पता लगा सकते हैं, और यहाँ पे अपना कार्बोहाइड्रेट समाप्त होता है। इसके अलावा अपने जो रिवीजन लेक्चर 3 होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे आपके प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, ठीक है, और अपने न्यूक्लिक एसिड्स, और फिर हमारा बायोमोलिक्यूल्स क्या है समाप्त हो जाएगा। चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने यार नहीं की है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जैसे मान लीजिए जेई ने एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ना, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, जो अपनी थ्योरी कवर की है ना उसी में से क्वेश्चन बनते हैं, बस स्टीरियो के साथ मिक्स कर देंगे और उस टाइप का। तो थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर ये, इसलिए अपन ने क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे ज्यादा नहीं की है। DL RS नॉमन DL है, RS है, ये सारी आप जो नोमेनक्लेचर है आप ऑलरेडी स्टीरियो में पढ़ चुके हो, तो कुछ खतरनाक क्वेश्चन बनते नहीं। जेई का एक क्वेश्चन था, जैसे मान लीजिए CHO, यहाँ पे उन्होंने HH लगा दिया था, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, CH2OH। पूछ लिया था कि इसकी जो पायरेनोस फॉर्म होगी उसमें आपके कितने जो हैं आइसोमर्स, उसके स्टीरियो आइसोमर्स कितने बन सकते हैं। तो भाई देखिए, अभी तो क्या, अगर आप देखो तो आपके पास 3 सेंटर हैं, है ना। इन तीनों का आप मान लीजिए कि ये अभी तो आपके पास ये 3 सेंटर हैं ना। इधर इसको ऐसे नहीं बनाते हैं, ऐसे बनाएंगे तो ये तो इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हमने फिक्स कर दी है, तो अपन इसको ऐसे बनाते हैं CHO, CH2, CHOH थ्राइस और CH2OH। तो जब इसकी पायरेनोस फॉर्म आप बनाओगे तो ये O, तो बस ध्यान देने की बात ये है कि यार पायरेनोस फॉर्म में जो ये है इस पे भी जो HOH आएगा, HOH, और ये वो अटैक मारेगा आपका 5वें नंबर वाला, तो जो 5वें नंबर वाला अटैक मारेगा तो यहाँ पे भी HOH की वजह से क्या है, OH ऊपर आ सकता है या फिर नीचे आ सकता है, तो ये भी एक आपका क्या होगा, कायरल सेंटर वहां पे होगा। तो यहाँ पे 2 केस बन सकते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे तो H2 है तो कुछ नहीं होने वाला है। थर्ड पे आपका HOH होगा तो वो ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि इन्होंने अभी स्पेसिफाई नहीं किया है कि OH राइट हैंड साइड में है लेफ्ट में है, तो वो किधर भी हो सकता है। तो 2 केस यहाँ पे बनेंगे, 2 केस यहाँ पे बनेंगे। फिर सिमिलरली यहाँ पे HOH किधर भी हो सकता है, 2 केस यहाँ पे बनेंगे। और यहाँ पे अगर आप बात करो तो 2 4 2 2 जा 4 2 जा 8 आपके यहाँ पे हो गए। और ये कौन सा वाला है जिसने अटैक किया है, तो ये CH2OH। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो CH2OH और H, और एक सेंटर आपका ये बन रहा है, तो 2 to the power 4 आपके टोटल क्या है 16 यहाँ पे क्या है स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं। तो इस तरह का जेई ने क्या है एक बार पूछा है। तो इसके अलावा सुक्रोज का जो हाइड्रोलिसिस पे भी क्वेश्चन पूछा है, जहाँ पे उन्होंने क्या है आपका जो अल्फा, हमें पता है कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज होता है, उन्होंने क्या है L ग्लूकोज और L फ्रक्टोज की उन्होंने क्या स्पेसिफिक रोटेशन दे दी थी। फिर पूछा कि अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे सुक्रोज का तो आपकी जो ऑप्टिकल रोटेशन होगी उस हाइड्रोलिसिस वाले जो सॉल्यूशन है उसकी क्या होगी ऑप्टिकल रोटेशन। तो पहले आपको L वाले से नहीं निकालना है, L वाले को D में कन्वर्ट करना है, मतलब उसकी जस्ट अपोजिट कर देनी है, ठीक है। तो जैसे L की अगर हम बात करें डी ग्लूकोज की भाई अपनी कितनी है 52.7, तो उन्होंने दे रखी थी -52.7। तो अपने पता है यार इसकी जस्ट अपोजिट होगी, अगर अपन को डी की निकालनी है तो मिरर इमेज होते हैं, तो एक की जस्ट मिरर इमेज क्या होगी दूसरे की अपोजिट होगी, तो प्लस माइनस केवल सीधा स्पेसिफिक रोटेशन का साइन चेंज हो जाएगा। तो वो भी आसान कॉम्प्रिहेंशन था ना, शायद 16 में है। तो बच्चों ये सब क्या आप कर सकते हो। तो चलिए इसके अलावा जो थर्ड वाला होगा उसमें हम बाकी का चैप्टर डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। बच्चों पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।